मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज हम थर्ड वीडियो चैप्टर फर्स्ट की आपके साथ रखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल नेम लेट्स लर्न केमिस्ट्री। और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कल हमने गैस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया था और उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम सॉलिड, लिक्विड, गैस और तीनों की ही जो स्टेट ऑफ मैटर है उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, कंबाइंड स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो है हमारी प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टी है शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड की जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। ठीक है। लिक्विड की जो शेप होती है वो तो फिक्स नहीं होती, क्योंकि वो जिस कंटेनर में कंटेन किया जाता है वो उसी की शेप को फॉर्म कर लेता है। और वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है। गैस की बात करें तो गैस ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम रखती है ना ही फिक्स शेप रखती है। उसे जिस कंटेनर में आप कंटेन करेंगे वो उसी की शेप साइज ले लेगी। सेकंड बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल्स की। सॉलिड यदि आप कोई भी देखेंगे तो उनके पार्टिकल्स की जो पोजीशन होती है वो हमेशा फिक्स होती है, उनमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होता। लिक्विड की बात करें तो पार्टिकल्स उनके जो होते हैं वो फिक्स शेप तो नहीं रखते। The particles can't get away from each other but have sufficient freedom of movement. उन पार्टिकल्स में स्पेस यानी कि जो उनकी पोजीशन है वो लगभग फिक्स ही होती है। ठीक है। बट उनको फ्रीडम होता है मूवमेंट करने का, यानी कि इधर उधर भागने का, मूवमेंट करने का फ्रीडम होता है। गैस पार्टिकल्स की बात करें तो गैस पार्टिकल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं और वो कहीं भी जा सकते हैं। वी कैन नॉट स्टेप द पार्टिकल्स ऑफ गैसेज एनीवेयर। नेक्स्ट बात करें नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस की, तो सॉलिड को आप कितनी भी शेप में कट कर सकते हैं। देयर इज नो लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस। बट लिक्विड की बात करें तो लिक्विड जिस कंटेनर में कंटेन होगा वो उसी की फ्री सरफेस लेगा और उसका केवल एक ही फ्री सरफेस होगा जो कंटेनर में कंटेन होने के बाद उसे मिलेगा। गैस का कोई फ्री सरफेस नहीं होता, वो किसी भी सरफेस में वहां पर नहीं होगा। उसके बाद इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स में यदि हम बात करें तो इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड के सबसे स्ट्रांग होते हैं और लिक्विड के उससे कमजोर होते हैं। लिक्विड के उससे कमजोर होते हैं, यानी सॉलिड से कमजोर होते हैं। और गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स बिल्कुल भी नहीं होता। चलिए, उसके बाद बात करते हैं हम इंटरमोलिकुलर स्पेस की, यानी कि मॉलिक्यूल्स के स्पेस जो उनके बीच में होता है। जब सॉलिड में बहुत ज्यादा स्ट्रांग फोर्स लगता है तो उसके बीच का जो गैप होगा यानी स्पेस होगा बहुत कम होता है। लिक्विड में उससे ज्यादा होता है और गैस मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स में और भी ज्यादा स्पेस होता है। रिजिडिटी की बात करते हैं। रिजिडिटी का मतलब होता है फिक्स शेप, यानी कि आपको पता ही है कि सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है। सो वी कैन से दैट इट इज वेरी हाईली रिजिडिटी। ठीक है। लिक्विड्स उससे लोअर होते हैं, इसलिए उन्हें फ्लड्स कहते हैं। और गैस में तो रिजिडिटी होती ही नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर होती है, नील होती है, इसलिए वो भी फ्लड्स कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो जरूर लाइक किया करो आप। ठीक है। अब मैं देखता हूँ व्यूज तो आपके बहुत सारे हैं बट आप लाइक भी नहीं करते, ना ही आप सब्सक्राइब करते हैं। चलिए, 7th पॉइंट की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ होती है? जहां पर उनके पार्टिकल्स में मूवमेंट होती है। पार्टिकल्स सॉलिड की बात करें तो उनमें पार्टिकल्स में बहुत कम मूवमेंट होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी उसमें बिल्कुल ना के बराबर होती है। लिक्विड्स की बात करें तो वो सॉलिड से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रखते हैं और गैस पार्टिकल्स सबसे ज्यादा मूवमेंट करते हैं, इसलिए उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसका फ्लो। तो आपको पता है सॉलिड तो फ्लो करते ही नहीं है, उनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है क्योंकि वो क्लोज पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स, उनके बीच का जो अवेलेबल स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। लिक्विड की डेंसिटी उससे भी कम होती है क्योंकि सॉलिड्स पार्टिकल्स तो एक जगह कलेक्ट रहते हैं, पर लिक्विड क्या है वो फ्लो करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उनके बीच में कम क्लोज पैकिंग होती है। गैस की बात करें तो वो और भी कम डेंसिटी रखते हैं। रीजन कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है और वो दूर दूर भागते रहते हैं और कहीं भी फ्लो हो जाते हैं, इसलिए। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की।
तो कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता है दबाना, एक तरीके से वो कितना दाव बर्दाश्त कर सकते हैं। क्या आप सॉलिड को, पार्टिकल्स को दबा सकते हैं? नहीं। ऑलमोस्ट निल पार्टिकल्स में कंप्रेसिबिलिटी होती है, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्योंकि कम होता है सॉलिड्स में। लिक्विड की बात करें तो वो हल्का फुल्का स्लाइड हो जाता है, लाइक आप कोई भी लिक्विड लेते हैं, वाटर लेते हैं, मिल्क लेते हैं, तो वो थोड़ा बहुत स्लाइड हो जाएगा, बट सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। अब गैस की बात करें तो यदि किसी भी कंटेनर में गैस फिलअप है तो वो हाईली कंप्रेसिबल होता है, उसे सबसे ज्यादा प्रेस कराया जा सकता है, क्योंकि वो कंप्रेस होने के बाद लिक्विफाइड हो जाएगा, यानी कि लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट का मतलब क्या होता है कि उसका जो एरिया है वो इंक्रीज होता है, एक्सपेंस हो जाए। तो आपको पता है कि सॉलिड जो है वो ज्यादा एक्सपेंड नहीं होता। क्यों? हीट करोगे तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट यदि आप देखेंगे तो उसका बहुत ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉलिड जो है वो ज्यादा एक्सपेंड नहीं होते। लिक्विड की बात करें वो ज्यादा एक्सपेंड होते हैं, और गैस तो और भी ज्यादा एक्सपेंड होते हैं। लिक्विड से भी, सॉलिड से भी गैस पार्टिकल्स ज्यादा एक्सपेंड होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिफ्यूजन। याद है आपको स्टूडेंट्स, मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाया था कि डिफ्यूजन क्या है, कि आपकी मदर किचन में कोई चीज बना रही है और जो आपकी फेवरेट है, तो उस चीज के जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होंगे वो धीरे धीरे करके आपके एयर में मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने के बाद आपकी नोज तक फील हो जाएंगे, चाहे आप वहां से दूर ही क्यों ना बैठे। तो सॉलिड का डिफ्यूजन बहुत कम होता है, बहुत स्लो होता है। लिक्विड का उससे ज्यादा होता है सॉलिड के कंपैरिजन में। और गैस मॉलिक्यूल्स सबसे तेजी से, मोर रैपिडली डिफ्यूज होते हैं। इसीलिए गैस मॉलिक्यूल्स में कहा जाता है कि ये डिफ्यूजन जो प्रोसेस होता है वो बहुत तेजी से होता है, दूर दूर तक इसकी स्मेल। अब आपको पता है कि लाइक हम अपने आसपास की बात करें तो जहां पर भी आपकी फैक्ट्रीज लगी होती हैं, वहां से जो उनकी गैस निकलती है, उस गैस की स्मेल बहुत दूर तक हमें फील हो जाती है। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि गैस पार्टिकल्स एयर की डायरेक्शन, जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है, वो उसके साथ पास करती है। यदि फ्लो ऑफ डायरेक्शन तेज हो रहा हो तो वो स्मेल आपको बहुत दूर दूर तक फील हो जाएगी। यही रीजन है डिफ्यूजन का। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर की। तो फोर्थ स्टेट में हमारे पास दो स्टेट, फोर्थ और फिफ्थ और है, जिसमें प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट है। तो प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा क्या होती है, वो आयनाइज्ड गैस पार्टिकल्स को कंसिस्ट रखती है। उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो सुपर एनर्जेटिक होते हैं, सुपर एक्साइटेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, ट्यूबलाइट्स, CFL, वो गैस जो आयनाइज्ड होती हैं। और इसके अलावा जो जिसमें हम करंट पास करते हैं वो। इसके अलावा ग्लो विद द कलर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गैस। इसमें हम बहुत सारे एग्जांपल्स को समझ सकते हैं। एग्जांपल्स में जैसे कि नियॉन गैस जो है वो रेड ग्लो करती है, और आर्गन गैस जो है वो ग्रीन और येलो गैस इमिट करती है। सो दीज एग्जांपल्स रिप्रेजेंट द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज प्लाज्मा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो जरूर लाइक करें आप लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एक जनरल से एग्जांपल से। अभी आप दिल्ली में कोरोना के ऊपर जो प्लाज्मा थेरेपी की बात चल रही है, वो थेरेपी करने के लिए लोग बहुत ज्यादा वो प्रेशराइज कर रहे हैं। रीजन क्या है कि जो पार्टिकल्स हमें इन्फेक्शन हो रहा है एक दूसरे के कांटेक्ट करने से, वो कांटेक्ट करने पर पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो टचमेंट में एक दूसरे से इंक्रीज हो रहे हैं। बट जब ये प्लाज्मा थेरेपी करी जाएगी तो उसमें मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कंडेंस्ड हो जाएंगे, और कंडेंस्ड होने के बाद वो वहां से आपके डिक्रीज हो जाएंगे। अब बात करें हम नेक्स्ट फिफ्थ स्टेट की। फिफ्थ स्टेट है हमारी बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। इट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ द मैटर एंड इट इज ऑब्टेन्ड ऑन सुपर कूलिंग द गैस एट ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट केल्विन 0 टेम्परेचर। तो बोस आइंस्टीन की बात करें तो बोस आइंस्टीन क्या होता है, बोस आइंस्टीन फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है जो सुपर कूलिंग में रिप्रेजेंट होती है। जो गैस पार्टिकल्स हमारे सुपर कूलिंग पर रिप्रेजेंट करते हैं ऑलमोस्ट। आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स, ये एब्सोल्यूट जो 0 टेम्परेचर दे रखा है वो -273 डिग्री केल्विन सेल्सियस होता है। कहने का मतलब है कि वो जो है आपका बहुत ज्यादा लोअर टेम्परेचर है,
और पूरे यूनिवर्स का सबसे कम टेम्परेचर आपका -273 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर की बात करते हैं, यहाँ पर हमने टेम्परेचर की बात करी, तो टेम्परेचर इट इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ये जो डिग्री होती है हमारी बॉडी से हमने रिलेटेड करा है, तो जो हमारी डिग्री हॉटनेस और कोल्डनेस की है उससे हम टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं। नॉर्मली इसे मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर का यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आपको फीवर हो जाता है या कभी आपको ठंड लगने लगती है तो आप क्या करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है। यदि आपको फीवर हो गया तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करा जाता है। डॉक्टर के पास जाओगे, फीवर आपको हो गया है तो डॉक्टर सबसे पहले आपका थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करेगा और देखेगा कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से कितना ज्यादा है। उसी के अकॉर्डिंग वो मेडिसिन भी आपको प्रोवाइड करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर मेजर करने के लिए टेम्परेचर मेजर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो एक्सटेंट ऑफ मोशन ऑफ एटम्स हैं वो कैसा है। उसके बाद हम बात करें सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, ये दो स्केल होते हैं मेन जिसमें हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ह्यूमन बॉडी का जनरल टेम्परेचर आपको याद रखना है, ये जनरल टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत जरूर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल क्या होता है उसे समझ लीजिए। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल होता है, केल्विन स्केल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल ऑन विच द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज 0। जब सबसे नीचे टेम्परेचर जो भी इस पूरे यूनिवर्स का है हो सकता है उसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कहते हैं, यानी 0 डिग्री केल्विन। ठीक है, अब हम कुछ रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। देखिए मैंने सामने फिगर बना रखी है, सेल्सियस यदि केल्विन और फ़ारेनहाइट, यदि वैल्यू आपकी केल्विन में 373 है तो सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होगी, फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट होगी, जिस पर हमारा वाटर बॉयल होता है। वाटर फ्रीज की बात करें तो केल्विन में 273 वैल्यू होती है, डिग्री सेल्सियस में 0 होती है और फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट होती है, जिस पर हमारा वाटर फ्रीज हो जाता है। ठीक है, अब यदि केल्विन 0 होगा तो सेल्सियस में -273 होगी और फ़ारेनहाइट में -460 फ़ारेनहाइट होगी, एब्सोल्यूट 0 वैल्यू। ये कई बार पूछ लिया था कि एब्सोल्यूट 0 पर फ़ारेनहाइट की क्या वैल्यू होती है, तो -460 फ़ारेनहाइट होती है, सेल्सियस की -273 होती है और केल्विन की 0 डिग्री केल्विन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इन टेम्परेचर्स स्केल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझना है, अभी हमने आपको स्केल से भी समझाया है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो 273 डिग्री केल्विन के इक्वल होगा। 0 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 273 डिग्री केल्विन के इक्वल होगा। ठीक है, और केल्विन और सेल्सियस का जो रिलेशनशिप है वो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री केल्विन -273, यानी 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हो जाए 370 डिग्री केल्विन इक्वल टू 212 फ़ारेनहाइट। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, चलिए एक बात और कर लेते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की। आपको पता है कि जो हमारी स्टेट ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्जेबल होती हैं। यानी आप सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनके लिए अलग अलग हमारे प्रोसीजर होते हैं। सो द फिनोमेन ड्यू टू विच मैटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट एंड बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑन ऑल्टरिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मली जो फिनोमेना होता है ये केवल दो चीजों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो जब हमारे टेम्परेचर में डिपेंड होता है, प्रेशर में डिपेंड होता है, तो वो हमारी कंडीशन ऑफ स्टेट को चेंज करते हैं और उसकी ओरिजिनल स्टेट पर भी कंडीशन बदलने की हैबिट रखते हैं। सो द स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन ऑल्सो द चेंज बाय द प्रेशर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस चेंज हो जाती है लिक्विड में, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो लिक्विड चेंज हो जाएगा सॉलिड में। When pressure is applied on CO2 gas, it forms dry ice, solid state. CO2 गैस को जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो सॉलिड आइस, ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट इज डिफाइंड एज अ चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर। अब आप ध्यान से इस फिगर को देखिए कि सॉलिड से जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हीट करते हैं। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करेंगे तब भी हीट करेंगे। अब आपको गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो कूल करेंगे, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो भी कूल करेंगे।
बट यदि सॉलिड से गैस में या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो हाई टेम्परेचर पर हीट करना है और लो टेम्परेचर पर कूल करना है, तब आपका सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक छोटी सी टर्म और पढ़ लेते हैं, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या होता है? वो अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज्ड हो या एब्जॉर्ब्ड हो चेंजिंग स्टेट करते समय। किसी भी सब्सटेंस की जब आप स्टेट चेंज करोगे तो वहां पर या तो हीट वो रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। तो वो अमाउंट ऑफ हीट जो हमारा रिलीज हो या एब्जॉर्ब्ड हो चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर ऑफ द सब्सटेंस में, तो उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, जैसे हम सॉलिड से लिक्विड की पहले की बात कर लेते हैं, तो सॉलिड से लिक्विड की बात करेंगे तो क्या होगा? मेल्ट हो रहा है, फ्यूजन होगा। फ्यूजन क्या क्या मतलब है? टूटना। तो द चेंज इन ए सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। ठीक है स्टूडेंट्स, आज आपको यहीं तक पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़िए। स्टे एट होम एंड बी सेफ। आपको स्टूडेंट्स बहुत संभाल कर रहना है, अच्छे से पढ़ना है। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर करा करो। आप लोग व्यू तो करते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, सब्सक्राइब भी करा करो, लाइक करा करो, यही हमारे लिए बेनिफिटेड है। आप हमें यही हमारे रिटर्न कर सकते हैं कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको वीडियोस आसानी से मिलती रहेंगी और जब भी वीडियोस अपडेटेड होंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके क्लास, गुड बाय क्लास।